नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कंटिन्यू आप पाना चाहते हैं तो चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका फर्स्ट में आपको एक चीज बता दूं, कंपनी की जो रिजल्ट है वो रिजल्ट पब्लिश होगा 7 नवंबर। तो 7 नवंबर में इसका रिजल्ट पब्लिश होगा और मेरे कहने का मतलब है कंपनी का रिजल्ट जो आने वाला है उस सिचुएशन में, उस टाइम में आपको कंपनी का रिजल्ट आने से पहले एक चीज आपको याद रखना है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसके ऊपर चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कंपनी लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कराया, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली सेल तो कर चुके हैं। फिर भी मैं पिछले सालों की तुलना से अगर देखूं तो कंटिन्यूसली हर क्वार्टर्स में कंपनी बीट करते चले गए। कंपनी की एक भी क्वार्टर आपको नहीं दिखेगा 2021 के बाद कंपनी कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में खुद का सेल्स को बढ़ाते चले गए। कंपनी एक्सपेंस को भी यहाँ पे कंट्रोल में रखा, इंटरेस्ट भी पेमेंट किए और कंपनी प्रॉफिट भी दिखाया। प्रॉफिट किस तरीके से हुआ, देखिए कंपनी 2021 में कंपनी लॉसेस किए थे। अभी इसके बाद देखिए 2022 से कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट की है वो आज तक की प्रॉफिट का एक भी पॉइंट्स आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा और कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला। और उसके साथ साथ नेट जो एनपीए है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का एनपीए जो है वो लगातार बढ़ते चले गए, सॉरी घटता चले गया। तो जब एनपीए कंट्रोल में है तो उस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। देखिए एनपीए कम हो रहा है, इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है। जब कोई बैंक में अगर एनपीए कम हो रहा है तो उसका मतलब उस बैंक का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी बहुत सारे नए दोस्त है उसके बारे में, एनपीए के बारे में जरूर पता नहीं है। मैं एक बार आपको बता दूं, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, मान के चलिए बैंक का काम क्या है। बैंक का काम है कस्टमर को लोन देना, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे कोई पर्सनल लोन हो, किसी को लोन दे सकते हैं। तो जो लोन कस्टमर को दिया, मान के चलिए बैंक ने 5 लोगों को लोन दिया एज एग्जाम्पल। तो 5 लोगों को लोन दिया, इसमें 5 में से मान के चलिए 3 लोगों तो लोन तो मिटा दिया इंटरेस्ट के साथ। बाकी 2 लोग 50% पैसा मार्केट मतलब बैंक को दे पाए और बाकी पैसा वो दे नहीं पाए क्योंकि उसका बिजनेस डूब गया, उसका कुछ कारण के वजह से वो पैसा नहीं दे पाएंगे। तो उस वो पैसा बैंकिंग के लिए क्या बनता है, वो पैसा बैंकिंग के लिए एनपीए बन जाते हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके से एनपीए की जो सिचुएशन है वो अगर कम होता दिखे तो सोचिए उस बैंक में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी थिंकिंग लेकर चल रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए जब से लेकर एनपीए कंट्रोल में आ रहा है तब से लेकर देखिए प्रोमोटर क्या कर रहे हैं। प्रोमोटर खुद का स्टेक को बेच रहा है। कोई बात नहीं, प्रोमोटर को तो स्टेक बेचना ही था क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रोमोटर ने क्या किया, यहाँ पे होल्डिंग्स को बेचा। उसके बाद देखिए एक भी शेयर उन्होंने 1% से भी ज्यादा शेयर उन्होंने नहीं बेचा। और एफआईएस ने क्या किया, एफआईएस ने भी देखिए कंटिन्यूसली सेल ऑफ कर रहा था। एक सेल ऑफ का लेवल जो था वो ना के बराबर था और वो धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। मतलब एफआईएस का जो डेटा है वो लगातार वो बाइंग कर रहा है और उसके साथ साथ डीएस भी लगातार बाइंग कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ अलग लेवल का डेटा देखने को मिला। अभी यही चीज मैं पब्लिक के हिसाब से दिखा दूं तो पब्लिक भी कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है। तो इसका मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाई कर रहा है। क्यों बाई कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अभी जो जिस तरीके से सिचुएशन कंपनी दिखा रहा है, जिस तरीके से बैंक परफॉर्मेंस कर रहा है, आगे चल के वो बहुत बड़ा परफॉर्मेंस और भी बढ़ सकता है। क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमिकली ग्रोथ है एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। जेफरीज आप सभी जानते हैं, मॉर्गन स्टैनली, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि अपकमिंग 2023 में इंडिया का जो ग्रोथ है वो अलग लेवल का दिखेगा, मतलब हाईएस्ट लेवल में दिखने को मिलेगा। तो सोचिए जब इतना बड़ा ग्रोथ होगा तो क्या इंडिया चुप बैठेंगे, मतलब बाकी कंपनी का चुपचाप बैठेंगे। और साथ रही बात बैंकिंग कंपनी का, तो उसका तो हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर कर रहा हूँ और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, एज ए शॉर्ट टर्म के लिए हाँ कुछ दिनों में कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल के हिसाब से देखने को मिला। और मुझे लगता है इस तरीके से सिचुएशन को चेंज जरूर देखने को मिलेगा। लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर एक चार्ट, टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बना था कुछ इस तरीके से, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और फाइनली वो ब्रेकआउट भी हुए और इजीली वो टारगेट भी अचीव हुआ। जब ब्रेकआउट हुआ तब मैंने आपको मेंशन किया था कि इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ और जो टारगेट बन सकता है वो 58% के आसपास, इस रेंज में 58 मतलब अराउंड अराउंड टारगेट जो था 55 रुपीज के आसपास।
तो जो टारगेट निकल के आ रहा था करीबन 58% के आसपास। तो इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ और बैंक अच्छा खासा टारगेट भी अचीव किया। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर और भी बड़ा धमाका हो सकता है। अभी देखिए फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा संभल कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की जो करंट सिचुएशन है वो लाइफ टाइम हाई के आसपास है। लाइफ टाइम हाई को टच करने जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे से रिवर्सल होना, यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। देखिए 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड मतलब पेटीएम। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए सर पेटीएम के बारे में एक वीडियो जरूर लेके आइएगा, क्योंकि जोमेटो जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जोमेटो जिस तरीके से खुद को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया, क्या पेटीएम भी बना सकते हैं? देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि पेटीएम जो है वो एक पेमेंट सिस्टम कंपनी है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, एक यूपीआई पेमेंट सिस्टम कंपनी है। और पेटीएम अभी बैंक भी स्टार्ट कर चुके हैं, पेटीएम अभी स्टॉक मार्केट के ऊपर भी उतर चुके हैं। इसका मतलब हर अलग अलग फाइनेंस सेक्टर के ऊपर वो मतलब काम करने के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल्स है वो उस हिसाब से देखा है तो पेटीएम बहुत पुराना एक यूपीआई सिस्टम कंपनी है, एक यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन करने वाला कंपनी है। फिर भी मार्केट में जब गूगल पे और फोन पे आया तब पेटीएम का हालत खराब हो गया। तो क्योंकि गूगल पे और फोन पे में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया कस्टमर को, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेटीएम का जो कस्टमर था वो शिफ्ट हो गया गूगल पे और फोन पे में। और अभी तक देखिए फोन पे में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। मान के चलिए आप कोई रिचार्ज करने के लिए जाएंगे तो रिचार्ज में आपको कुछ चार्जेस देना पड़ता है, मगर अभी तक आप गूगल पे में उस सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप गूगल पे यूज करते हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए आप एक्चुअली कौन सा यूपीआई यूज करते हैं, मुझे कमेंट्स करके बताना। मेरे पास ऑब्वियसली गूगल पे फोन पे दोनों ही मैं यूज करता हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और आप कौन सा यूपीआई को यूज करते हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। रही बात इस कंपनी के परफॉर्मेंस का, कंपनी का मार्केट कैप आपको तगड़ा दिखेगा, कर्जा भी कम है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि सर कंपनी में ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ, कंपनी जीरो डेप कंपनी है, कंपनी का इतना बड़ा मार्केट कैप है, कंपनी में ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव में चला गया और प्रोमोटर सारे सारे के सारे माल बेचकर भाग गए? देखिए दो कारण मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी में सेल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, सेल्स तो हो रहा है, सेल्स तो ठीक ठाक हो रहा है, धीरे धीरे करके सेल्स बढ़ रहा है। कंपनी की एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, अभी एक्सपेंस कहाँ पे है वो भी आपको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मुझे जो पॉइंट इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा खतरनाक लगा वो पॉइंट्स आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। देखिए किसी भी कंपनी के अगर एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, किसी भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी है जिसका एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, तो सोचिए उस कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अभी एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा क्यों लग रहा है? मान के चलिए मैनेजमेंट टीम ने ज्यादा सैलरी, मतलब ज्यादा सैलरी उसको दिया जा रहा है, तो मैनेजमेंट को अगर ज्यादा सैलरी दिया जाए तो वो तो खुश हो जाएंगे, मगर कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा। मान के चलिए आपका टोटल बिजनेस का कैपेसिटी है 1 लाख, और अगर आप 1 लाख में मान के चलिए यहाँ पे 10 आपका एम्प्लॉइज रखे हैं, तो 10 एम्प्लॉइज को आप कह रहे हैं कि मैं हर एम्प्लॉइज को 20,000 करके मैं सैलरी देने वाला हूँ, तो क्या आपका बिजनेस टिकेगा? बिल्कुल नहीं। तो आप तो घाटे में चले जाएंगे, क्योंकि आपका एम्प्लॉय का खर्चा ही ज्यादा है, आपका आदर्श खर्चा भी है। सब कुछ मिटाने के बाद अल्टीमेटली आपके हाथ में क्या आएगा? नेगेटिविटी। तो हाथ में इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं, कंपनी का लॉस देखने को मिला है, और कंटिन्यूसली लॉस कंटिन्यू हो रहा है। और मुझे लगता है कि सितंबर का जो रिजल्ट है आप देखेंगे तो सितंबर में भी सेल्स अच्छा हुआ। सेल्स अच्छा होने से क्या होगा? कंपनी का एक्सपेंस तो ज्यादा हो गया, और उसके साथ साथ कंपनी एम्प्लॉय कॉस्ट देखिए इस बार 53% एम्प्लॉय कॉस्ट खर्चा कर दिया। तो इसी के चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉस हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था वो है प्रोमोटर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि प्रोमोटर ने सर क्यों माल बेचा? देखिए प्रोमोटर इस कंपनी से जब लिस्टिंग हुआ था तब से ही माल बेचकर भाग गया। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर कौन है? मान के चलिए कोई भी एक स्टार्टअप है, उसके ऊपर आप पैसा लगा रहे हैं और आप उस स्टार्टअप का, उस कंपनी का आप प्रोमोटर बन चुके हैं। तो मान के चलिए आपको सब कुछ पता है इस कंपनी के बारे में, आप देख रहे हैं बहुत दिनों से कंपनी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी में घाटे में चल रहा है, कंपनी आज नहीं तो कल बर्बाद हो सकते हैं। तो प्रोमोटर क्या करेंगे? उस कंपनी को माल बेचना चाहेंगे, तो डायरेक्टली उस प्रोमोटर ने इस कंपनी को अगर पैसा मांगा तो वो पैसा तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो तो फिर खुद ही तो लॉसेस में है, वो कहाँ से आपको पैसा देंगे? तो इसलिए प्रोमोटर उसको बाय पेसर में यही बोलते हैं कि आप आपका कंपनी को लिस्टिंग करा दो मार्केट में, तभी जितना पैसा आएगा उस पैसे को हम लोगों को दे दीजिए, जो जितने प्रोमोटर है उसको दे दीजिए। तो इसी तरीके से सिचुएशन क्रिएट करके मार्केट में आईपीओ लेके आते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी आईपीओ के ऊपर बाई करने से पहले ये सारी चीज को समझना, ये सारी चीज को देखकर काम करना। यहाँ पे क्वेश्चन दो नंबर मतलब थर्ड जो क्वेश्चन आते हैं कि सर प्रोमोटर ने प्रोमोटर माल बेच दिया, चलो ठीक है,
उसके ऊपर एफएस ने इतना बड़ा होल्डिंग क्यों उठा लिया, डीएस के पास इतना होल्डिंग क्यों है। देखिए, जब कोई माल बेचा जाता है, एक बात ध्यान रखना, माल जब बेचा जाता है, जब कोई इंस्टीट्यूशन बाय करता है ना, तो शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जंप देखने को मिला। उसके बाद देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खुश हो जाएंगे और यहाँ पे टॉप लेवल में बाय करेंगे और इसी का मौका फायदा इंस्टीट्यूशन उठाएगा। देखिए, जब भी टॉप लेवल में गया, पिछली बार कितना था, 72% का होल्डिंग था, सितंबर में कितना हो गया, 60% होल्डिंग हो गया। इसका मतलब 12% होल्डिंग बेचा गया। क्यों बेचा गया? क्योंकि कंपनी की जो चार्ट पैटर्न है वो लाइफ टाइम हाई के मतलब नजदीक जा रहा है। तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे जो जर्नी किया, आपको क्या लग रहा है ये जो जर्नी, यहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट, यहाँ पे चलो वॉल्यूम दिखा देता हूँ, इस तरीके से जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ, क्या पब्लिक ने किया? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे टोटली ऑपरेटर और इंस्टीट्यूशन का खेल है। उन्होंने क्या किया, इसको लंबा जर्नी के लिए, जर्नी करने के लिए स्टार्ट कर दिया। अभी वो बाइंग करके ऊपर लेके जा रहा है, उसके बाद मौका आएगा तो वो वहां पे माल बेचेंगे और यहाँ पे रिटेल पब्लिक फंस जाएगा। तो प्लीज इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना ठीक है मेरे हिसाब से। मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो कंपनी लॉस में है उसके ऊपर ट्रेड लेने से क्या फायदा। वो तो आज नहीं तो कल आपको कभी ना कभी फंसाएंगे। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे, तो इसलिए वीडियो आपके सामने शेयर किया हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए, मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड देखा जाए तो इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिलेगा, और वो भी ऑटो इंसुलेज में। अभी देखा जाए तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का टॉप 5 नहीं, टॉप 7 में इसका नाम देखने को मिला है। अभी देखेंगे तो कंपनी ऑटो इंसुलेज इंडस्ट्रीज में अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है ना के बराबर है, आरओसी बेस्ड है, और कंपनी का इनकम सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है। अगर मैं इस चीज को ध्यान से आपके साथ शेयर करूं तो अब देखेंगे तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स बहुत तगड़ा है, और इस तरीके से प्रोमोटर ने होल्डिंग इसीलिए करके रखा क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो धीरे धीरे करके आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑल ओवर कंपनी 40% मार्केट शेयर लेके रखा है वायरिंग सेगमेंट में। तो इंडियन में वायरिंग सेगमेंट में 40% मार्केट शेयर सिर्फ के सिर्फ मदरसन सुमी के, मतलब मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड कंपनी के पास ही है। तो सोचिए, इतनी बड़ी अगर कंपनी के पास मार्केट शेयर है तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अलग लेवल का काम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक बात आप याद रखिए, उस कंपनी के ऊपर आपको अलग लेवल का कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे कंपनी का इन्वेस्टर जो जिस तरीके से सोच रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, एफएस के पास होल्डिंग्स कम हो गया था, फिर से होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। डीएस के पास होल्डिंग कम हो गया था, और वो भी देखिए होल्डिंग्स को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा है। तो जब होल्डिंग्स को कंटिन्यू इंस्टीट्यूशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ी बात होने वाला है। प्रोमोटर ने तो पहले जितना माल था आज भी माल उतना ही है, एक भी माल नहीं बेचा। तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी कंपनी के ऊपर वो दिखने को मिला है। अभी कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ता चला गया, कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा, कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, और कंपनी ने अच्छा खासा पैसा भी बिजनेस के ऊपर लगा कर रखे। अभी कंपनी का जो आदर्श एसेट है, कंपनी का सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी को इस बार 800 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। और जब किसी कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो वहां पे कुछ ना कुछ ग्रोथ होने का चांसेस दिख ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो जो एम सुमी कंपनी है, मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड कंपनी है, तो इसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। अगर इसका चार्ट पैटर्न में कुछ पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो ये यहाँ पे कप विथ 100 पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, मगर ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ। ब्रेकआउट कंफर्म का मतलब क्या है, मान के चलिए यहाँ पे कप विथ 100 पैटर्न्स इस लेवल में बना, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, उसको बोला जाता है ब्रेकआउट, और उस क्लोजिंग के ऊपर कोई क्लोजिंग होना चाहिए, कोई ग्रीन कैंडल, उसको बोला जाता है कंफर्म ब्रेकआउट। तो कंफर्म ब्रेकआउट अब तक नहीं मिला, तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया। जब कंफर्मेशन यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तब मैं जरूर एंट्री लूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा 80 रुपीज के आसपास। तो आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक एडिबल ऑयल बेचने वाला कंपनी है, एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा धमाका होने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट का। हर एक के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के बदले देने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि काम आपको ही करना है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको ही समझना है। तो एक बार आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए, मेरे कहने से सिर्फ स्टडी करिए, ट्रेड मत करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।